बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है मार्केट पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अर्थात बाजार नीति अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति उसकी प्रशासनिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग थी। अलाउद्दीन मध्य भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने आर्थिक सुधार किए। बाजार नियंत्रण नीति का अर्थ, अलाउद्दीन अपने सैनिकों के वेतन बढ़ाने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने एक ऐसी नीति का पालन किया जिससे वस्तुओं के मूल्यों की में गिरावट आ सके। उसकी इस नीति को बाजार नियंत्रण नीति कहा जाता है। आर्थिक सुधार के कारण, अलाउद्दीन आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य विशाल एवं स्थायी सेना को कम वेतन देना था। डॉक्टर सरन के अनुसार अलाउद्दीन का ध्यान जीवन की अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों को कम करने की ओर खिंचा, जिससे कि कम वेतन प्राप्त करने वाले सैनिक भी सस्ती वस्तुएं प्राप्त कर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दूसरी तरफ डॉक्टर डे का विचार है कि अलाउद्दीन आर्थिक सुधारों के द्वारा व्यापारी वर्ग के द्वारा की जा रही बेईमानी रोकने के लिए मूल्यों में वृद्धि को रोकना चाहता था। उसका उद्देश्य सामान्य मूल्यों को कमी करना नहीं था। बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत कार्य, बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के उद्देश्य से सुल्तान ने 4 प्रमुख कार्य किए। प्रथम, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण। अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्य में कमी करने व मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया। उसने वस्तुओं की सूची बनवाई जिनकी आवश्यकता सैनिकों को दैनिक जीवन में पड़ती थी। खाद्य पदार्थों, घोड़ा, बकरी, भैंस आदि की सूची बनाकर प्रत्येक के मूल्य निर्धारित कर दिए गए। कुछ प्रमुख वस्तुएं व उनके निर्धारित मूल्य इस प्रकार थे। वस्तु जैसे गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, तेल 1 जीतल प्रति 3 सेर, घी 1 जीतल प्रति 1.5 सेर, नमक 1 जीतल प्रति 5 सेर। मवेशियों में जैसे घोड़ा 100 से 120 टके उच्च श्रेणी का, 80 से 90 टके मध्यम श्रेणी का, 60 से 70 टके तीसरी श्रेणी का, गाय 3 से 4 टके, भैंस 10 से 12 टके, बकरी 14 जीतल। इतिहासकार बर्मी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने दलालों का सफाया कर दिया व ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्त किया। समय समय पर व्यापारियों व दुकानदारों के बाट आदि की जांच की जाती थी। दूसरा, सप्लाई अरेंजमेंट, वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था। अलाउद्दीन के विचार में यदि वस्तुओं को सही समय पर बाजार में पहुंचाया जाए तो उनके मूल्यों को स्थिर रखना संभव होगा। उसकी बाजार नियंत्रण नीति की सफलता के लिए आवश्यक था कि बाजार में वस्तुओं का अभाव न हो। इसलिए अलाउद्दीन ने बाजार में वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखने के लिए कई कार्य किए। सबसे पहले उसने वस्तुओं जो राज्य में उत्पन्न की जाती थी उनकी पैदावार बढ़ाने की व्यवस्था की। दूसरा, जो वस्तुएं अन्य प्रदेशों से मंगाई जाती थी उनको मंगाने की व्यवस्था की। उसके बाद जो दूसरे राज्य में उपलब्ध होती थी उसको प्रबंध किया गया। और अंतिम कार्य अलाउद्दीन के द्वारा वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए गोदामों का निर्माण करवाना था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने वस्तुओं की पूर्ति की पूर्ण व्यवस्था की, जिसके फलस्वरूप बाजार में वस्तुओं का अभाव नहीं होता था। तीसरा, वस्तुओं का उचित वितरण, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अलाउद्दीन ने वितरण व्यवस्था का भी समुचित प्रबंध किया। प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार उस क्षेत्र के बाजार में वस्तु उपलब्ध होती थी। प्रत्येक व्यापारी को उतना ही माल दिया जाता था जितना कि उस दुकान के क्षेत्र के लोगों को आवश्यक होता था। चौथा, बाजारों का प्रबंध, अरेंजमेंट ऑफ द मार्केट्स। इन व्यवस्थाएं ये तभी प्रभावशाली हो सकती थी जबकि बाजारों का उचित प्रबंध किया जाए।
अतः सुल्तान ने अत्यंत सक्षम बाजार व्यवस्था की। उसने अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की। ये पदाधिकारी इस प्रकार थे। दीवाने रियासत, ये इस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। उसके कार्यालय में प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दर्ज कराना पड़ता था। शहनाहा, दीवाने रियासत के अधीन प्रत्येक बाजार में शहनाहा होते थे। तीसरा, बरीद, शहनाहा के अधीन बरीद होते थे जो घूम घूम कर बाजार के विषय में रिपोर्ट तैयार करके शहनाहा को देते थे। शहनाहा उस रिपोर्ट को दीवाने रियासत को देता था, दीवाने रियासत उसको सुल्तान को देता था। बाजार नियंत्रण नीति का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द मार्केट पॉलिसी। विद्वानों के इस विषय में मतभेद है कि बाजार नियंत्रण नीति व्यवस्था अलाउद्दीन के संपूर्ण राज्य में लागू थी अथवा मात्र राजधानी दिल्ली में। अधिकांश इतिहासकारों का विचार है कि यह व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू थी। डॉक्टर के.एस. लाल ने भी इसी विचार का समर्थन किया है। अलाउद्दीन अपने उद्देश्य में सफल रहा। बिना वेतन बढ़ाए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का संगठन करना इस नीति के कारण संभव हो सका। दूसरा, अन्न की कमी नहीं होने के कारण मूल्य स्थिर रहे। तीसरा, अमीरों, जमींदारों व बड़े व्यापारियों की शक्ति पर अंकुश लग गया। इसके अलावा कठोर नीति अपनाने के कारण भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के अनेक दोष भी थे। इस डॉक्टर सरन ने लिखा है, अलाउद्दीन की इस व्यवस्था से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि यह तर्कहीन, बनावटी व गलत थी। बाजार नियंत्रण नीति के फलस्वरूप किसानों की स्थिति खराब हो गई। करों की भार से उनकी दशा पहले से खराब हो गई। दूसरा बुरा असर उसका व्यापार पर पड़ा, क्योंकि व्यापारियों के लिए लाभ के अंश का थोड़ा बन गया। अतः व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले तत्व नहीं रहे। बाजार नियंत्रण नीति ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के साथ ही ये व्यवस्था समाप्त हो गई। धन्यवाद विद्यार्थी।